अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका जिहादी लोगों को यूएसएसआर से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा था और उन्हें हथियार दे रहा था, तब उसने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके तैयार किए गए लोग ही टेररिस्ट बनकर उनके ही देश में बर्बादी का मंजर खड़ा कर देंगे। गिरती बिल्डिंग्स, धुएं से भरा आसमान, चारों ओर तबाही और अफरा तफरी से भागते लोग, हर चेहरे पर डर का मंजर और हर दिल में टेररिज्म के खिलाफ नफरत। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि चमचमाते शहर न्यूयॉर्क की है, जो कि 9/11 की सुबह कुछ ऐसा दिख रहा था। 22 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका पर ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने 102 मिनट में अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत कुछ बदल दिया। 3000 लोग एक झटके में खत्म हो गए, 6000 से ज्यादा घायल हो गए और यह अटैक एक ऐसा जख्म छोड़ गया जिसने अमेरिका को अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद दुनिया में आतंक के खिलाफ अमेरिका ने एक ऐसी जंग छेड़ दी जो सालों साल चली और इसी जंग की आड़ में अफगानिस्तान और इराक जैसे देश भी बर्बाद हो गए। तो आखिर क्या था 9/11 अटैक? इतने बड़े सुपर पावर अमेरिका पर ये 9/11 अटैक क्यों हुआ था? आखिर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया और कौन इस हमले का असल जिम्मेदार था? अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दिन की शुरुआत एक आम दिन जैसी ही हुई। सुबह का वक्त था, लोग काम पर जा रहे थे, शहर में चहल पहल थी। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब करीब 8:46 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गया। ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 था, जिसने सुबह 8 बजे लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए फ्लाइट भरी थी। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, जो नॉर्मल पैसेंजर के भेष में प्लेन में बैठे थे। इन 5 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अट्टा, जो पायलट की तरह ट्रेन था। इजिप्ट की नागरिकता रखने वाला यह आतंकी 33 साल का था और अपने साथियों के साथ प्लेन के कॉकपिट में घुसकर इसने पायलट को पायलट से प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। आगे इसने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा दिया और लोगों की आंखों के सामने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। नॉर्थ टावर में भयानक आग लग गई, चारों तरफ भयंकर स्मोक फैल गया। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एलिमेंट्री स्कूल की क्लास में स्टूडेंट से बातचीत शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ एंड्रू हिल कार्ड ने जॉर्ज बुश को आकर बताया कि एक छोटा इंजन प्रॉप प्लेन अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया है। बुश इस खबर को सुनकर भी चुपचाप बच्चों के साथ बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक एक्सीडेंट है और शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ने क्लास को कंटिन्यू रखा। उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में इवैक्यूएशन ऑपरेशन अभी चल ही रहा था कि 17 मिनट बाद एक और एयरप्लेन पूरी तेजी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गया। ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 था, जिसने सुबह 8:14 पर टेक ऑफ किया था। लेकिन टेक ऑफ के 28 मिनट बाद ही इसे 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। फिर से इन हाईजैकर्स ने पायलट और को पायलट को मार डाला और एयरप्लेन का कंट्रोल लेकर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। इस दूसरे क्रैश की जानकारी एंड्रू हिल कार्ड ने जल्द ही प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दी, जो उस वक्त भी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। एंड्रू ने धीरे से प्रेसिडेंट के कान में फुसफुसाया कि अ सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन प्रेसिडेंट शांत रहे। लगभग 5 से 7 मिनट तक वो क्लास में ही बैठे रहे और रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा। दूसरी तरफ इन्हीं 7 मिनट्स में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल गया। लोग अभी पहले ही क्रैश से नहीं उभरे थे कि दूसरे क्रैश से लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग मारे गए, लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इन 7 मिनट में पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई कि 2 और एयरप्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 ने वॉशिंगटन के ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 8:54 AM पर ही इस प्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया। इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, जो टेक ऑफ के लगभग 31 मिनट बाद जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गए थे। दूसरी
दूसरी फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए डिपार्ट हुई थी और इसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। इन दोनों ही फ्लाइट्स ने अपनी डेस्टिनेशन बदलकर अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी की तरफ टर्न कर दिया। वॉशिंगटन से थोड़ी ही दूर पर अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर पेंटागन था, जो नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री पावर की नजर से अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी और बदकिस्मती से हाईजैकर्स की रेडार में उनका अगला निशाना यही बिल्डिंग थी। इसीलिए हाईजैकर्स द्वारा फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया गया और 9:37 AM पर यह प्लेन पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश हो गया। ये अमेरिका पर आतंक का तीसरा घातक वार था, जिससे साफ था कि ये सब कुछ एक बड़ी आतंकी साजिश का नतीजा है। इसीलिए यूएसए के सभी एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया गया। जो एयरलाइन उड़ान भर चुकी थी उन्हें नियरेस्ट एयरपोर्ट्स पर लैंड करने के ऑर्डर्स दिए गए। एक तरफ जहां प्रशासन और रेस्क्यू फोर्स हालात को काबू करने की कोशिश में थे, वहीं अमेरिका के लिए हालत बद से बदतर तब हो गए जब 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में लगी भयानक आग के चलते पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अमेरिका के लोग इस पूरी तबाही को अपने सामने घटता हुआ देख रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी, मौत और धुएं का बादल छाया था। कई लोग मारे जा चुके थे। पैसेंजर्स को इस बात की भनक लग गई थी कि वो अंडर अटैक है और कई फिर उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। सभी को लग रहा था कि इस प्लेन को फिर से अमेरिका के किसी आइकॉनिक बिल्डिंग पर क्रैश कर दिया जाएगा, जिसे रोकने के लिए कई सारे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के साथ फाइट करनी शुरू कर दी। FBI के अनुसार लगभग फ्लाइट 93 से 37 एयरफोन्स कॉल किए गए थे, जो कि सीट्स के पीछे लगे थे। उधर प्रशासन में बैठे लोगों के जहन में भी हाईजैक हुए 4th प्लेन का डर सताने लगा। हमलावरों का अगला निशाना कौन सी बिल्डिंग होगी, इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लेकिन हाईजैकर्स अमेरिका की इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग को निशाना बना रहे थे, इसीलिए यह अंदेशा लगाया गया कि उनका अगला टारगेट व्हाइट हाउस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल हो सकता है। व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस था, वही यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट थी, यानी एक तरह से यूएस का पार्लियामेंट था। ऐसे में इन पर अटैक होना एक सुपर पावर की जड़ों को हिला देने जैसा था, मगर ऐसा होता नहीं है। दरअसल एयरप्लेन में बैठे यात्रियों द्वारा छेड़ी गई बगावत और हिम्मत का असर ये हुआ कि प्लेन अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश कर गया। प्लेन में बैठे बहादुर यात्री तो मारे गए, लेकिन एक और बड़ा हादसा टल गया और कई लोगों की जानें बच गई। फिर 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी आग में जलते हुए मिट्टी में मिल गया। एक बड़े धुएं के गुब्बार ने न्यूयॉर्क सिटी के आसमान को घेर लिया। अंदर फंसे ज्यादातर लोग मारे गए और 9/11 की एक खौफनाक सुबह मौत का वो दिन बन गया जब एक ही झटके में अमेरिका ने अपने लगभग 3000 लोगों को खो दिया और 6000 लोग इंजर्ड हो गए। अमेरिका की मिट्टी में यह आज तक का सबसे डेडलीस्ट आतंकी अटैक बन गया था, जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बड़ा फेलियर भी साबित हुआ। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी कहीं न कहीं कट्टर इस्लामी जिहाद की लपटों से खुद को नहीं बचा पाया और ओसामा बिन लादेन अपने मंसूबों में सफल हो गया। अमेरिका में दहशत का माहौल इतना ज्यादा बन चुका था कि प्रेसिडेंट को एयर बाउंड होने पर मजबूर होना पड़ा। सभी के मन में था कि कहीं अगला निशाना व्हाइट हाउस ना बन जाए, तो इसी वजह से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिशियल्स लगभग सभी 8 घंटों के लिए फ्लाइट्स में थे। इन्हें लग रहा था कि अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी हो गई थी कि हवा ही एकमात्र सुरक्षित जगह थी। 9/11 सुपर पावर अमेरिका को झकझोर देने वाली वो आतंकी घटना थी जिसके बीज कई साल पहले ही कोल्ड वॉर में बोए जा चुके थे। इस कहानी की शुरुआत 1979 से अफगानिस्तान से हुई थी, जहां अमेरिका ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान से हटाने के लिए मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को जन्म दे दिया जो अमेरिका के लिए ही सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला था। अफगानिस्तान का इतिहास हमेशा से ही खूनी रहा है। यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। 1919 में अफगानिस्तान को ब्रिटिश की इनडायरेक्ट हुकूमत से मुक्ति मिल गई। दरअसल दूसरे एंग्लो अफगान वॉर के बाद से ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पर काबू कर लिया था, लेकिन थर्ड वॉर के बाद अफगानिस्तान को ब्रिटिश से किसी भी तरह की बंदिश से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। इस आजादी के बाद अफगानिस्तान ने एमिर अमानुल्लाह खान ने खुद को किंग साबित कर दिया। अमानुल्लाह खान बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव एमिर था
1926 में उन्होंने अफगानिस्तान से एमिरेट को खत्म करके अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक मोनार्की स्टैब्लिश किया और अब ये राजा कहलाए जाने लगे। उनके समय में पहली बार औरतों को स्कूल और कॉलेज जाने की अनुमति मिली थी। ये पहली दफा हो रहा था कि अफगानिस्तान के समाज में लिबर्टी, खुलापन और स्वतंत्रता आ रही थी। लेकिन अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए। चूंकि अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान को वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे, जो बात वहां के कुछ इस्लामिक ट्राइब के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। खासकर औरतों का लिबरलाइजेशन वहां के लोगों को बिल्कुल नागवार हो रहा था। इसी दौरान 1928 में अमानुल्लाह खान यूरोप के टूर पर गए थे, जिसका फायदा उठाकर हबीबुल्लाह कालाकानी नाम के एक कट्टर लीडर ने रॉयल आर्मी के एब्सेंस का फायदा उठाकर कूप कर दिया और इसके साथ ही एमिर अमानुल्लाह खान को अरेस्ट करके एग्जाइल में भेज दिया गया। 1933 में जाहिर शाह अफगानिस्तान के राजा बनते हैं और अगले 40 सालों तक अफगानिस्तान के राजा बने रहते हैं। इनके 40 साल के शासन में अफगानिस्तान काफी स्टेबल रहता है और अफगानिस्तान काफी प्रोग्रेस भी करता है। 1973 में जब जहीर शाह फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे, तभी उनके अपने भतीजे मोहम्मद दाऊद खान ने पैरामिलिट्री और अपने कम्युनिस्ट एंड लेफ्टिस्ट दोस्तों की सपोर्ट से एक कूप किया और उनकी कुर्सी छीन ली। इसके बाद जाहिर शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। यहीं से अफगानिस्तान में एक एरा शिफ्ट हुआ। दाऊद खान एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिनकी यूएसएसआर के साथ काफी अच्छे संबंध थे। दाऊद खान लंबे समय तक अफगानिस्तान के मिलिट्री हेड भी रहे थे और इनके समय से ही अफगानी सैनिकों को यूएसएसआर ट्रेनिंग देता आ रहा था। इसके अलावा यूएसएसआर ने साउथ एशिया में अपनी पहुंच बैठाने के लिए अफगानिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था। अब जब दाऊद खान की सरकार आई, तब यूएसएसआर ने खुलकर इनका समर्थन किया। इसके साथ ही दाऊद खान ने रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर दी और खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। दाऊद खान ने यूएसएसआर का सहारा लेकर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अफगानिस्तान को लिबरल बनाने और कोल्ड वॉर का निशाना बनाने से बचाने के लिए अमेरिका के साथ भी संबंध बनाने लगे। लेकिन ये बात अब यूएसएसआर को खटकने लगी थी। साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी दाऊद खान से खफा रहने लगी। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने इसी बात पर दाऊद खान के रॉयल पैलेस पर हमला करवा के उन्हें पूरे परिवार के साथ मरवा दिया गया। इसके बाद नूर मोहम्मद तराकी इस देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि दाऊद खान के साथ हुआ, वैसा हादसा तराकी के साथ भी हुआ। इनके अपने ही पार्टी के लोगों ने इन्हें असैसिनेट कर दिया। 1978 में हुए इस असैसिनेशन के पीछे हफीजुल्लाह अमीन का हाथ था, जो उन दिनों अफगानिस्तान के डेप्यूटी पीएम थे। इनके संबंध यूएसए के साथ अच्छे थे और चूंकि इन्होंने यूएसएसआर बैक्ड गवर्नमेंट की हत्या करवाई थी, तो यूएसएसआर भी कहां चुप बैठने वाला था। यूएसएसआर अपने चंगुल से अफगानिस्तान को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देना चाहता था और इसी वजह से 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने अपने सैकड़ों फाइटर जेट्स और हजारों सैनिकों को काबुल में उतार दिया। हालांकि यूएसएसआर को काबुल में आसान जीत मिल गई और उसके साथ ही पीएम अमीन की हत्या करके बाबरक करमाल को देश का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद यूएसएसआर के 25,000 सैनिकों ने वापसी नहीं की। उनका मानना था कि पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को स्टैब्लिश किया जाए। वही दूसरी ओर मुजाहिदीन ने जिहादी वॉर छेड़ रखी थी। उन्हें यूएसएसआर से इस्लाम पर खतरा नजर आता था और वो यूएसएसआर को पूरी टक्कर देने के लिए तैयार बैठे थे। ये वॉर पहले तो यूएसएसआर अफगानिस्तान वॉर ही था, जो कि इस्लामिक मुजाहिदीन के खिलाफ था। लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान, चाइना, यूएसए और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी मुजाहिदीन के साथ उतर आए, जिससे कि यूएसएसआर को कड़ी टक्कर दी जाए और उन्हें अफगानिस्तान से निकाला जा सके। पाकिस्तान और यूएसए खासकर इस जिहादी युद्ध में मुजाहिदीनों का साथ दे रहे थे, जिससे कि यूएसएसआर को हटाया जा सके। अफगानिस्तान में अब पपेट कम्युनिस्ट और इस्लामिक विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले दो पावर्स के बीच का टसल अब शुरू हो गया था। इसी दौरान सऊदी अरब ने मुजाहिदीन को ढेर सारी फंडिंग देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूएस और पाकिस्तान भी मुजाहिदीन ग्रुप की हर तरह से मदद करने लगे। ऐसे में अब अफगानिस्तान में इस्लामिक मुजाहिदीन ने सोवियत के खिलाफ पूरी बगावत कर दी।
वही कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका हमेशा से ही साउथ एशिया से सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था, और वही दूसरी तरफ वियतनाम और कोरिया वॉर्स में सोवियत के कारण अमेरिका को काफी क्षति पहुंची थी। ऐसे में अमेरिका एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जहां वो भी यूएसएसआर को सबक सिखा सके, जिसका मौका अमेरिका को सोवियत अफगान वॉर में मिल गया। ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान में रिलीजन के नाम पर हो रहे बगावत को सपोर्ट करने लगा। अमेरिका ने न केवल अफगान फाइटर्स को पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में रेफ्यूजी बनने के लिए इन्फ्लुएंस किया, बल्कि सोवियत अफगान वॉर को इस्लाम की लड़ाई की तरह प्रमोट किया। सभी इस्लामी देशों से अमेरिका ने इस्लामी लड़कों को अफगानिस्तान की सो कॉल्ड होली वॉर को ज्वाइन करने के लिए उकसाने लगा और उन्हें भारी मात्रा में हथियार, पैसा और इंटेलिजेंस सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और बस यही से जिहादी मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसने अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ला दी। इसी दौरान सऊदी अरब, जो कि इस्लाम को प्रमोट करने के इस्लामिक देशों में फंडिंग कर रहा था, उसे डर पैदा हो गया कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बाकी अरब कंट्रीज में फैला तो इससे इस्लाम धर्म पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब जैसे कई मिडिल ईस्ट देशों से इस्लामी लड़कों ने मुजाहिदीन मिलिटेंट को ज्वाइन किया और रिच इस्लामिक फैमिलीज ने इन मिलिटेंट्स को फंड करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन, जिसकी एक ही तमन्ना थी कि पूरे इस्लामिक देशों में सरिया का कानून लागू हो जाए और इस्लामिक देशों के बीच के मामलों को आपस में ही कुरान के लॉ के थ्रू सॉल्व किया जाए। इसमें किसी और का इंटरफेरेंस ना हो, भले ही वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। बहरहाल अफगानिस्तान की इस लड़ाई में यूएसएसआर ने फाइनली 15 मई 1988 को ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया। लेकिन तब तक अमेरिका भी अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध में नहीं रह गया था और जो मुजाहिदीन अब तक अमेरिका के सपोर्ट में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वही मुजाहिदीन अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगे। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि यूएसए को गल्फ वॉर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी और ईरान पर यूएसए के हमले के बाद लादेन की यूएसए के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। 2002 में पब्लिश्ड लेटर टू अमेरिका में लादेन ने कहा था कि इजराइल के एक्सपेंशन में सपोर्ट करना गुनाह है और अमेरिका इस गुनाह में सबसे आगे है और यही वजह है कि लादेन या अल-कायदा अमेरिका को इसकी सजा जरूर देगा। ओसामा बिन लादेन अपनी कट्टरपंथी इस्लामी सोच के चलते मुजाहिदीन मिलिटेंट को फुल सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पेशावर में आया था। इसी के लिए ओसामा बिन लादेन ने अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया, जिसका मकसद ग्लोबल इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन लाना और जिहाद को जारी रखना था। हालांकि पहले इनका टारगेट सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट सरकार को अफगानिस्तान से खदेड़ना था, लेकिन 1989 में जब शर्मनाक हार के साथ सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया, तब ओसामा बिन लादेन का ध्यान इराक की तरफ शिफ्ट हो गया। 1991 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो ओसामा बिन लादेन ने इसे इस्लाम धर्म पर एक चोट की तरह लिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बिन लादेन को अमेरिका का मुस्लिम देशों में बढ़ता प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस पसंद नहीं आ रहा था। खास तौर पर वह कुवैत, इराक और सोमालिया जैसे मुस्लिम देशों में अमेरिकन इंपीरियलिज्म और अमेरिकन इंटरवेंशन को बढ़ता देख रहा था। ऊपर से अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना भी उसकी नजर में इस्लाम के प्रति हेट्रेड का सबूत था। ऐसे में ओसामा बिन लादेन एंटी अमेरिका हो गए। पहले तक जो लादेन अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था, अब उसने यूएस के खिलाफ ही अपना रुख कर लिया। अब तक कट्टर इस्लामिस्ट ग्रुप तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली थी, इसीलिए ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान आ गया और इसी देश को अल-कायदा का बेस बनाकर उसने 1996 में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरेबिया में अपने आर्मी को हटाने के लिए फतवा जारी किया। अमेरिका गल्फ वॉर से ही सऊदी अरेबिया में अपने मिलिट्री बेसिस को ऑपरेट कर रहे थे। ऐसा ही फतवा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ 1998 में भी जारी किया और इसी के तहत अमेरिका से बदला लेने के लिए 7 अगस्त 1998 में बिन लादेन ने ईस्ट अफ्रीका में मौजूद यूएस एम्बेसी पर भी बम गिरवाया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान नायरोबी, केन्या और दार एस सलाम, तंजानिया में बम गिराए गए थे। यही से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका में तबाही करने की ऐसी मोटिवेशन मिली कि अफगानिस्तान में बैठे बैठे इस आतंकी ने अमेरिका के इतिहास के सबसे काले दिन 9/11 की प्लानिंग कर डाली।
इस अटैक का इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि इस पूरे हमले ने अमेरिका को एकजुट कर दिया। एक तरफ जोरों शोरों से मिलकर लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और लोगों की जानें बचाई। वही रात को 8:30 बजे यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने देश को एड्रेस करते हुए ये साफ कर दिया कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वालों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. इस अटैक ने न केवल कॉमन अमेरिकन्स की जिंदगी को तबाह किया बल्कि लोगों को जस्टिस और गुस्से की भावना से भी भर दिया। जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने घोषित कर दिया कि ये काम आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन अल-कायदा का है, जो अफगानिस्तान में अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंडओवर करने के लिए कहा, लेकिन तब तालिबान ने अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका से सबूत की फरमाइश की गई तो यूएसए ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसके समर्थन में नेटो कंट्रीज ने भी अमेरिका का साथ दिया। इस जंग को वॉर ऑन टेरर का नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से की गई। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका अपने नेटो एलाइज के साथ मिलकर अफगानिस्तान में घुस गया और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने न केवल अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि तालिबान को भी पीछे खदेड़ दिया। यहाँ अमेरिका को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसी वीडियो टेप्स भी मिले जिससे ये साफ हो गया कि 9/11 के हमले को ओसामा बिन लादेन ने ही अंजाम दिया था। FBI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जिन 19 मिलिटेंट्स ने प्लेन को हाईजैक किया था उन्हें ट्रेनिंग खुद ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा ने दी थी और फिर धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में अमेरिका भेजा गया था। इनमें से कुछ ने अमेरिका में ही प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी और ये सभी टेररिस्ट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में रह रहे थे। फिर 26 अक्टूबर को अमेरिकन कांग्रेस ने एक पेट्रियट एक्ट पास किया जिसका मकसद 9/11 के आतंकवादियों को पकड़ना था। यह एक्ट सरकार को भरपूर पावर देता था कि वह किसी पर भी टेररिज्म सस्पिशन होने पर उस पर स्पाई कर सकते हैं। इस लॉ को अमेरिका में टेररिज्म को रोकने के लिए फुल सपोर्ट से पास किया गया। उधर अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और अल-कायदा के नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया, साथ ही एक बड़ी आर्मी और बेस्ट मिलिट्री को भी यूज किया। हालांकि अमेरिका की ताकत के सामने अल-कायदा को अंडरग्राउंड होना पड़ा और अमेरिका के मिलिट्री ने कई आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन फिर भी कई सालों तक ओसामा बिन लादेन अमेरिका की पहुंच से बाहर ही रहा। इस बीच अल-कायदा और कई आतंकवादियों से लिंक की संभावना पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को इराक में भी शुरू कर दिया और वहां भी कई सालों तक जंग को जारी रखा। 9/11 अटैक केवल एक आतंकी हमला ही नहीं था बल्कि दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के मुंह पर तमाचा भी था कि आखिर कैसे CIA और FBI के नाक के नीचे से यह अटैक प्लान किया गया। इसी के तहत साल 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 अटैक की रिपोर्ट के लिए एक कमीशन को अपॉइंट भी किया। 2 साल बाद जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो पाया गया कि इस अटैक में सबसे बड़ा फेलियर CIA का था, जिन्हें पहले से ही पता था कि 2 हाईजैकर्स नवाफ अल-हाज़मी और खालिद अल-मेदार अल-कायदा के मिलिटेंट्स हैं। CIA इन दोनों मिलिटेंट्स को ट्रैक भी कर रही थी जब ये दोनों ऑपरेटिव्स टेररिस्ट समिट मीटिंग को अटेंड करने मलेशिया के कुआलालंपुर गए थे। लेकिन CIA ने इन दोनों टेररिस्ट सस्पेक्ट की जानकारी ना तो FBI को दी और ना ही इन्हें US स्टेट डिपार्टमेंट की वॉच लिस्ट में ऐड किया। इससे हुआ ये कि हाईजैकर्स अपनी रियल आईडीज के साथ बड़ी ही आसानी से अमेरिका में घुस गए। कई दिनों तक वो अमेरिका में आम लोगों की तरह घूमते भी रहे और फिर उन्होंने दिन दहाड़े इतनी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये CIA की बड़ी लापरवाही का ही नतीजा था कि जिसकी कीमत 3000 अमेरिकन को चुकानी पड़ी थी। 9/11 के असली गुनहगार को पकड़ने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में 10 साल तक जंग लड़ी और खरबों का पैसा लगाने के बाद साल 2011 में उसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। 2 मई 2011 को US की नेवी सील्स टीम ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को लोकेट किया और एक ऑपरेशन के तहत उसे मार गिराया। I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
इतने बड़े आतंकवादी की मौत टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका की एक बड़ी जीत तो बन गई, लेकिन 9/11 का कॉमन अमेरिकन सिटीजन्स पर जो असर हुआ वो लॉन्ग लास्टिंग रहा। ओसामा बिन लादेन का यूएसए में 9/11 करवाने का मेन कारण अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बढ़ता इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा लादेन मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार के लिए टेररिज्म का सहारा ले रहा था। लेकिन 9/11 के बाद ये दोनों चीजें और भी ज्यादा देखने को मिली। यूएसए ने न केवल अफगानिस्तान को इन्वेड किया बल्कि इराक में भी मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अमेरिका में इस्लामोफोबिया का राइज हुआ। मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट के किए धरे का खामियाजा मुस्लिम सिटीजन्स और साउथ एशियंस को भुगतना पड़ा, जिनके खिलाफ अमेरिका में क्राइम्स और डिस्क्रिमिनेशन तेजी से बढ़ने लगा। अमेरिका में रह रहे मुस्लिम्स के साथ न केवल भेदभाव हुआ बल्कि कई जगह पर इन पर कार्रवाई भी हो गई। यहाँ तक कि अमेरिका में रह रहे इंडियन सिख को भी कई बार मुस्लिम समझकर मारा जाने लगा। अमेरिकन पब्लिक में बढ़ते डर ने मुस्लिम्स के खिलाफ ऐसे एक्सट्रीमिज्म को जन्म दिया जिसकी वजह से कई जगह पर मुस्लिम्स को जेल में डालकर मारा पीटा गया और एक लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ता चला गया। इससे हुआ ये कि फ्रस्ट्रेटेड और भेदभाव से गुस्से में आकर और भी ज्यादा लोग आतंक का रास्ता अपनाने लगे। हालांकि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारकर 9/11 का बदला तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत अफगानिस्तान और इराक को चुकानी पड़ी, जहां कई मासूम लोगों ने जान गंवाई। देश की राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था और भी अस्थिर हो गई और अफगानिस्तान केवल एक जंग का मैदान बनकर रह गया जिस पर आज तालिबानियों का राज है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।